नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। बिहार एसआईआर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। कर्नाटक में अवैध खनन मामले में कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास पर ईडी के छापे। अवैध अयस्क तस्करी के एक अन्य मामले में काट चुके हैं जेल की सजा। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता आज दिल्ली में होगी आयोजित। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में मिली जमानत रद्द। 1 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है और आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज निर्वाचन आयोग ने दिल्ली तलब किया है। मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कहा था कि वो आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित नहीं करेगी। इस पर आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज पंत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख साफ करें। बहरहाल अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान में ये एक और मुद्दा बन गया है। ये विवाद दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर पूर्व और पूर्वी मिदनापुर के मोयना की मतदाता सूचियों में कथित खामियों से उपजा है। चुनाव आयोग के अनुसार दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कम से कम 3 महीने की कैद, जिसे कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास पर छापा मारा है और ये छापे कर्नाटक, गोवा और मुंबई में मारे जा रहे हैं। आरोप है कि लौह अयस्क का अवैध खनन कर विदेश भेजा गया, जिससे सरकार को 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन ईडी का मानना है कि यह नुकसान कई 100 करोड़ का है। 24 से ज्यादा ईडी अधिकारियों ने घर पर मौजूद दस्तावेजों की जांच की है। विधानसभा सत्र चलने के कारण विधायक सतीश सैल और उनका परिवार बेंगलुरु में है। अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में जेल की सजा काट चुके विधायक सैल को मल्लिकार्जुन शिपिंग कंपनी के जरिए बेलेकेरी बंदरगाह से विदेशों में अवैध अयस्क तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े के नेतृत्व वाली एक टीम की एक शिकायत के आधार पर जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने पिछले अक्टूबर में सतीश सैल को 7 साल की जेल और 44 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सैल ने न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की।
अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने सजा निलंबित कर दी और जमानत देते हुए जुर्माने की राशि का 25% जमा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। धनखड़ ने सुशील को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मार्च में दी गई जमानत के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। उन्होंने मामले के गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए जमानत रद्द करने की गुहार लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च में सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी थी। सुशील कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता आज दिल्ली में आयोजित होगी और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग करेंगे। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। स्टार्टअप बिहार योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जा रहा है। अब तक 69.50 करोड़ रुपए की राशि जो है वो 1522 पंजीकृत स्टार्टअप्स को दी जा चुकी है। युवाओं को सरकार अपना व्यवसाय करने का अवसर दे रही है और अब आपकी बारी है अपना स्टार्टअप शुरू करने की। देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें बिहार के एक युवा उद्यमी की कहानी, जिसने इस योजना का लाभ किस तरीके से उठाया है। बिहार में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या बिहार की पारंपरिक कृषि प्रधान छवि को पीछे छोड़कर इसे नवाचार और उद्यमिता की नई पहचान दिला रही है। ग्रामीण इलाकों में भी स्टार्टअप गतिविधियां सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि वो नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। राज्य के सहरसा जिले के एक युवा दिलखुश कुमार ने इस योजना का लाभ कैसे उठाया, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कैब सेवा में अग्रणी प्लेयर ओला उबर के वर्चस्व के बावजूद दिलखुश ने अपनी छोटी सी इकाई रोडवेज को बिहार में एक ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया है। जब से स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव उठाया गया, जो बच्चों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया गया, तब मुझे लगता है स्टार्टअप का तेजी से क्रेज हुआ। उससे पहले भी स्टार्टअप हो रहा था, लेकिन इसका अवेयरनेस भारत सरकार के द्वारा ही फैलाया गया। बाद में फिर बिहार गवर्नमेंट 2016 में स्टार्टअप बिहार लॉन्च की और उसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिला। कैब के व्यवसाय में पहली बार दिलखुश ने वन वे ट्रैवल पद्धति इजाद की, यानी आपको पटना से मोतिहारी जाना हो तो आपको एक तरफ का ही किराया देना होगा। अभी कैब यूजर को अप एंड डाउन दोनों का किराया भुगतान करना होता है। बिहार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और 2 वे टैक्सी लोग यूज करते थे। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके पहले हम लोग 1 वे टैक्सी पे लेके आए और मार्केट में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए। हमारा इनिशिएटिव के बाद बहुत सारे लोग इस इनिशिएटिव को उठाया और कहीं ना कहीं इसका श्रेय रोडवेज को जाता है, क्योंकि जब तक एक आदमी कोई आगे बढ़ के नहीं निकलता है तब तक लोग पीछे से नहीं आता है। दिलखुश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक शुरुआती दौर में आत्मघाती साबित हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनका वन वे ट्रेवल इनके व्यवसाय के लिए कामधेनु बन गया। दिलखुश खुद तो खुश रहते ही हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हैं। दिलखुश कुमार की कहानी एक साधारण प्रेरणा है, जो बिहार के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर एक सफल उद्यमी बनने तक का सफर तय करती है। सीमित शिक्षा के बावजूद इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और साहस की बदौलत बिहार में स्टार्टअप की सफलता का नया इतिहास रचा है। शून्य से शिखर तक पहुंचे दिलखुश कुमार की कहानी बहुत ही अजीब है और बहुत ही रोमांचक भी है। कभी इन्होंने सब्जी बेचा, कभी इन्होंने रिक्शा चलाया और बेरोजगारी के चलते इनका जीवन बिल्कुल नर्क हो चुका था,
लेकिन भला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्टार्टअप इंडिया का, जिसने इनकी जिंदगी बदल दी और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर वार्षिक 40 करोड़ है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और बात करते हैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की। तो इसके लिए कई एक तैयारियां हो रही हैं और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो कल रात 10 बजे से सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके तहत किसी भी कॉमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद है। सोशल मीडिया पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का एक काफ़ी मूवमेंट रहता है, जो कि वीआईपीज़ का मूवमेंट्स भी रहता है काफ़ी। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं 10 बजे से रात में। जैसे कल रात में 10 बजे से हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे बॉर्डर्स पे, तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हम नहीं आने देते हैं। और ये जब तक कि हमारा ये अरेंजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता है रेड फोर्ट का, तब तक रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ऐसे हम 14 की रात में 10 बजे से लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस, और 15 अगस्त को भी जो भी बॉर्डर्स पे हमारे जो व्हीकल्स का रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम पालन करेंगे। कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग मूवमेंट हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो हिसाब से हमारा स्टाफ प्रॉपरली ब्रीफ्ड है, उनको हम लोग को प्रॉपर हम लोग अर्ली मॉर्निंग से हम लोग का डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारा नाइट विजिल भी रहता है। तो उसके तहत हम लोग अपने तरीके से पूरी तैयार हैं। तो 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रियों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और इसके बाद शेष दिन के लिए नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुना। इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा। फ्लेमिंगो वर्णकोडी नीलदोरम त्रिवर्णम। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा प्यारा तिरंगा।
ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा, आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। ध्वज है मान देश का, इसकी छवि धूमिल न होने पाए। भगवा ऊपर फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा, सही क्रम में लहराएं तिरंगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है और इस अभियान में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया उन्होंने और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और ज्यादा प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आज़ादी की लड़ाई में देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं। अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। तो देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा स्कूली छात्रों के साथ यात्रा में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जनता हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर घर तिरंगा लगाने का अभियान यह शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज़ादी 1947 में मिली। जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का भारत होना चाहिए। इस संकल्प को हर भारतवासी अर्थात 144 करोड़ लोग अर्थात 288 करोड़ लोग 288 करोड़ भुजाएं देश की उठ करके खड़ी हो गई। और मंगलवार को राजधानी दिल्ली में देश भर से आए किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्णय के लिए आभार जताया है जिसमें अमेरिकी टैरिफ के दबाव को ना मानकर देश के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। किसानों का कहना है कि ये फैसला उनकी आत्मनिर्भरता को मजबूती देने वाला है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन किसान संगठनों के लिए खास रहा। देश के कोने कोने से आए किसान नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। किसान नेताओं का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे न झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का अपना वचन निभाया है। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें सब पता लगा मीडिया से, जो ये कठोर फैसला लिया है किसानों के हित में, तो पंजाब का और पूरे भारत का जो किसान है उसकी छाती आपकी तो 56 बोलते हैं, हमारी 56 से भी डबल होगी उस दिन। भारतीय और केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी प्रयास का नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जिसे सितंबर 2020 में देश के मत्स्य पालकों और मछुआरों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मत्स्य पालन का क्षेत्र न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के मछली पालकों और मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़ी राहत और अवसर का जरिया बनकर उभरी है। मत्स्य पालन न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2703.67 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया था। मंत्रालय का कहना है कि योजना के अंतर्गत मछुआरों और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए कई कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र के मछुआरों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जा रहा है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी मत्स्य क्षेत्र से जोड़ दिया है। इन कार्डों के माध्यम से अब तक 3214 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा क्रेडिट लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। गाजियाबाद के किसान मंजू कश्यप बताती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से काफी लाभ मिला है। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने फिर अपने मत्स्य विभाग गाजियाबाद से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे जाकर आवेदन किया, जो कि महिला को 60% सब्सिडी मिलती है और पुरुषों को लिए 40% मिलती है। जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं जो कि मतलब मछली पालन करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो मछली पालन सही तरह से कर पाए, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम किसानों को बढ़ावा दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि जलीय स्तर में सुधार होने के साथ ही किसानों को इससे कई प्रकार के लाभ हो रहे हैं। हमारा जल संरक्षण और भूमि संरक्षण में भी यह योजना बहुत कारगर है, क्योंकि जो हमारा इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे जलीय स्तर को विकसित करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो हमारे जितने मछली पालन का कार्य अधिक होगा उतना ही हमारा जल स्तर अच्छा होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज्यादा होगा। मत्स्य पालन का बढ़ता रुझान न केवल कृषि आधारित आय के नए रास्ते खोल रहा है बल्कि ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सुरेश रैना को 1xBET नाम के ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। आपको
बता दें कि बताया गया है कि ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान इस ऐप के बारे में उनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की भी जांच कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या फिर भारी मात्रा में कर चोरी की है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि देश में स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाली सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप के 64वें संस्करण का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है और इस प्रतियोगिता में देश और विदेश से मिलाकर 106 टीमें भाग लेंगी। इस कड़ी में मंगलवार को सुब्रतो कप ट्रॉफी, अधिकारी गेंद और किट का अनावरण हुआ। देश में जड़ से फुटबॉल के खेल को मजबूती देने की दिशा में अपनी उपयोगिता को लगातार साबित करता आ रहा सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक बार फिर अपने 64वें संस्करण के रूप में सामने है। प्रतियोगिता का आगाज 19 अगस्त से होगा, जहां एक बार फिर स्कूली स्तर पर युवा जोश इस खेल में देश को एक नया आयाम देता नजर आएगा। मंगलवार को इस कड़ी में नई दिल्ली में प्रतियोगिता की ट्रॉफी, आधिकारिक गेंद और किट का अनावरण हुआ। एयर मार्शल एस शिवा कुमार, एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सामने थे। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में महिला फुटबॉलर डालिमा चिवर मौजूद रहीं। The tournament has a unique format where champion school teams from every state and union territory, along with teams from friendly foreign nations, come together to compete for one of the most prestigious school-level football titles in Asia. It is not only a sporting event, but also a strong symbol of national integration and unity through sports. Football is a sport that every country in the world plays, and it is a long way that we have to travel together. We have been moving ahead. We have been taking steps towards a golden future, and again, it is a matter of time that we can see that coming and we can see all of our teams doing well in the future. We are headed towards in the right direction because recently, a few days ago, our under-20 women's team also qualified for the Asian Cup after 20 years. And we can see that kind of change, that kind of development coming at the youth level as well. प्रतियोगिता का आगाज अंडर 17 जूनियर गर्ल्स के मुकाबलों के साथ होगा। वहीं अंडर 15 में सब जूनियर लड़कों के मुकाबले आयोजित होंगे। प्रतियोगिता के मुकाबले दिल्ली, एनसीआर सहित बेंगलुरु में भी खेले जाएंगे। जूनियर लड़कों में अंडर 17 के मुकाबलों की शुरुआत 16 सितंबर से होगी। बड़ी बात यह है कि इस बार चुनिंदा 7 खिलाड़ियों को जर्मनी में ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर फुटबॉल का देसी स्तर पर एक बड़ा कार्निवल सामने है, जहां 200 मैच रोमांच का अद्भुत संगम पेश करेंगे। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।